लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टरज़ागी की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में बताया, उसके एजम्पशंस मैंने आपको समझाए और फिर हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी एज du डैश बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी डी स्क्वायर u डैश बाई डी जेड स्क्वायर। दिस इज नोन एज टरज़ागीज वन डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज टरज़ागीज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, जहां पे CV जो है मैंने आपको कहा था इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिलता है यूजिंग फोरियर सीरीज। ठीक है, फिर जब हम सोल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन का तो हमें दो चीजें मिलती है। पहला डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो कि हम U से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? सिंपली डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमें बताता है कि इस सॉइल में कितनी परसेंटेज कंसोलिडेशन हुई है। ठीक है, मैंने कहा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है हमें सिंपली बताता है कि इस सॉइल में कितनी परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन हुई है। क्या 20% हुई है, 30% हुई है, 40% हुई है, कितनी परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन जो है इस सॉइल में हुई है वो हमें बताता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन विच इज डिनोटेड बाय U, कैपिटल U। अब ये हम डिफाइन कर सकते हैं तीन तरह से। पहला, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम t डिवाइडेड बाय द टोटल सेटलमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, मैंने कहा आपको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हमें सिंपली बताती है कि कितनी परसेंटेज कंसोलिडेशन हो चुकी है सॉइल में। ये हम निकालते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं तीन तरीकों से। पहला, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ सेटलमेंट एट एनी टाइम t टू द फाइनल सेटलमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशो एज, ठीक है, या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशो एज E नॉट माइनस E डिवाइडेड बाय E नॉट माइनस E100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशो एज व्हाट इज E नॉट? E नॉट इज द इनिशियल वाइड रेशो एट द स्टार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन। व्हाट इज E? E is the wide ratio at time t, जिस टाइम पे आपको निकालना है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। E नॉट, फिर से व्हाट इज E100? E100 is the final wide ratio जब सॉइल में पूरी कंसोलिडेशन हो गई है। ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका भी है जिससे हम इस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को डिफाइन करते हैं। इस तरीके में हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज द excess pore water pressure dissipated। ठीक है, excess pore water pressure dissipated to the initial pore water pressure, या ऐसे आएगा। ठीक है, हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं excess pore water pressure dissipated, ठीक है, to the initial pore water pressure multiplied by 100। ठीक है, अगर हम थियोरेटिकली देखेंगे 100% कंसोलिडेशन के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। थियोरेटिकली 100% कंसोलिडेशन के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली क्या अज्यूम करते हैं, जब कंसोलिडेशन जो है 90% है या 90% अबव होती है तो हम अज्यूम करते हैं कि इस सॉइल पे पूरी कंसोलिडेशन हो गई है। ठीक है, मैंने कहा थियोरेटिकली फॉर 100% कंसोलिडेशन इनफाइनाइट टाइम लगता है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम क्या अज्यूम करते हैं, जब सॉइल में कंसोलिडेशन 90% या 90% से ऊपर हो तो हम कहते हैं कि सॉइल जो है पूरी कंसोलिडेट हो गई है। अब दूसरा जो पैरामीटर हमें मिलता है फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द टरज़ागीज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन, दैट इज नोन एज टाइम फैक्टर। ठीक है, टाइम फैक्टर एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है। ठीक है, ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो है बराबर TV इज इक्वल टू CVT डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा टाइम फैक्टर एक डायमेंशनलेस फैक्टर है, एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो है बराबर CVT डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। व्हाट इज CV? कैपिटल TV इज द टाइम फैक्टर, स्मॉल cv इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, T इज द टाइम
जिस टाइम पे आपको निकालनी है कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। एंड व्हाट इज डी? डी इज द लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया ड्रेनेज पाथ। अगर हमारे पास एक क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस जो है h है, अगर हमारे पास एक क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस h है और क्ले के टॉप पे सैंड लेयर है और बॉटम पे भी सैंड लेयर है, ठीक है, तो जो पानी होगा क्ले का वो टॉप भी जा सकता है और बॉटम से भी जा सकता है, ठीक है। जो क्ले में पानी होगा वो ड्रेन होगा, टॉप से भी ड्रेन हो सकता है, बॉटम से भी ड्रेन हो सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इस सिस्टम को हम कहेंगे डबल ड्रेनेज सिस्टम। इस सिस्टम में जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ आएगा वो आएगा हाफ दिस डिस्टेंस, वो आएगा d इक्वल टू h/2, ठीक है। अब अगर आप यही क्लियर लेयर लोगे और बॉटम में एक इम्परमेबल लेयर है, इम्परमेबल, ठीक है, टॉप पे सैंड है या और कोई परमेबल लेयर है, ये बीच में क्ले है, तो क्ले में जो पानी है वो कहां से ड्रेन आउट हो सकता है? बॉटम से तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इम्परमेबल लेयर है, तो टॉप से ही हो सकता है। इन दिस केस जो ड्रेनेज पाथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जो ड्रेनेज पाथ आएगा d दैट विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ दिस क्ले लेयर, क्योंकि यहाँ से जो पानी है उसको पूरा ट्रेवल करना है इस क्ले लेयर, तो जो ड्रेनेज पाथ आएगा वो आएगा पूरा थिकनेस ऑफ दिस क्ले लेयर h। और इस सिस्टम को हम कहेंगे सिंगल ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे डबल ड्रेनेज सिस्टम है, क्यों? क्योंकि पानी दोनों जगह से जा सकता है, दोनों तरीके से जा सकता है। इसको हम कहेंगे सिंगल ड्रेनेज सिस्टम क्योंकि पानी जो है एक ही तरीके से निकल सकता है। तो ये हो गया ड्रेनेज सिस्टम। अब टेलर ने हमें एक रिलेशन दी बिटवीन द टाइम फैक्टर एंड द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एज, ठीक है। टेलर ने कहा जो टाइम फैक्टर टीवी है वो होता है बराबर π/4 इंटू यू, लेकिन यू परसेंटेज में, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो हम परसेंटेज में ही लेते हैं, इंटू यू स्क्वायर, ठीक है। टेलर ने कहा टीवी टाइम फैक्टर इज इक्वल टू π/4 इंटू यू स्क्वायर, लेकिन यू परसेंटेज में है। कब? जब जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है लेस देन और इक्वल टू 60% है, 0.6, ठीक है। ये इक्वेशन तब वैलिड है जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है लेस देन और इक्वल टू 60% है, वो ये होता है 0.6। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से ज्यादा है तब टीवी इज इक्वल टू 1.791 माइनस 0.933 log टू द बेस 10 100 माइनस u। लेकिन ये कब वैलिड है? ये तब वैलिड है जब u जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज ग्रेटर देन 60%, दैट इज ग्रेटर देन 0.6, ठीक है। इट इज एक्चुअली 1.781। तो टेलर ने दूसरी इक्वेशन दी, टाइम फैक्टर इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log टू द बेस 10 100 माइनस u। ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है ग्रेटर देन हो 60%। अब अगर हम देखेंगे इस टाइम फैक्टर की ओर, हम कह सकते हैं टाइम फैक्टर सिंपली एक पैरामीटर है जो हमें बताता है टाइम रिक्वायर्ड, जो हमें देता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। मैंने कहा ये टाइम फैक्टर एक सिंपली एक पैरामीटर है जो हमें बताता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन सॉइल। मीन्स टाइम फैक्टर हमें बताता है कि सॉइल में कितना टाइम लगेगा फॉर सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। फॉर एग्जांपल सॉइल में अगर 40% कंसोलिडेशन होगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमें टाइम फैक्टर बताएगा। कैसे? आप यहाँ पे इन दो इक्वेशंस में यूज कर लो, कहीं पे 40 डिग्री इसमें यूज कर लो। 40 डिग्री कंसोलिडेशन के लिए टाइम फैक्टर क्या होगा? जब आपने टाइम फैक्टर निकाला तो इस इक्वेशन में यूज कर लो, आपको मिलेगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 डिग्री कंसोलिडेशन। इसी तरह अगर आपको 60 डिग्री कंसोलिडेशन का टाइम निकालना है, 80% कंसोलिडेशन का टाइम फैक्टर निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशंस में आपको u का वैल्यू देना है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू देना है, फिर वो आपको वहाँ पे टाइम फैक्टर मिलेगा। टाइम फैक्टर को आप इस इक्वेशन में यूज करोगे तो आपको मिलेगा
टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन या दैट परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, हम उल्टा भी कह सकते हैं, हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि टाइम फैक्टर जो है ये हमें बताता है कि परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, कि किस टाइम पीरियड में कितनी परसेंटेज कंसोलिडेशन होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल हम बताएंगे कि 4 साल में कितनी परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन होगी, वो भी हमें टाइम फैक्टर बता सकता है। कैसे? हम यहाँ पे यूज करेंगे 4 साल। ठीक है, तो 4 साल जब आपने यूज किया यहाँ पे तो आपको टाइम फैक्टर मिलेगा। टाइम फैक्टर को फिर रिवर्सली यूज करके आपको मिलेगा यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इससे हमें टाइम फैक्टर से हमें वाइस वर्सा भी पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर 3 साल या 4 साल या 5 साल में कितनी परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन होगी सॉइल में, वो भी हमें क्या कौन बताता है? टाइम फैक्टर से ही पता चलता है। अब अगर आपके पास 2 सॉइल्स है, ठीक है, जिनमें परमेबिलिटी डिफरेंट है और कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंट है, और आप चाहते हो आप निकालना टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40% कंसोलिडेशन। ठीक है, मैंने कहा अगर आपके पास 2 सॉइल्स है, दोनों सॉइल्स में परमेबिलिटी डिफरेंट है और दोनों सॉइल्स में कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंट है, और आप चाहते हो टाइम निकालना 40% कंसोलिडेशन, दोनों में 40% कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन दैट केस इन दोनों सॉइल्स का टाइम फैक्टर जो है वो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? क्योंकि आप देखो टाइम फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो आप दोनों सॉइल्स में चाहते हो 40% कंसोलिडेशन, तो टाइम फैक्टर तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दोनों सॉइल्स में सेम है, तो टाइम फैक्टर क्या आएगा? दोनों सॉइल्स में क्या आएगा? सेम आएगा। तो दैट मींस अगर हम पहली सॉइल का टाइम फैक्टर रखेंगे TV1 और दूसरी सॉइल में टाइम फैक्टर रखेंगे TV2, तो दोनों टाइम फैक्टर क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अब टाइम फैक्टर आपको पता है वो होता है बराबर CVT/d², तो वो आएगा इस वाली सॉइल का आएगा बराबर CV1 T1 डिवाइडेड बाई D1², और इस सॉइल का आएगा CV2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई D2²। ठीक है, अब CV का अपना अपना वैल्यू देंगे। CV का वैल्यू आपको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू वो आपको पता है, वो होता है बराबर KMV इंटू गामा W। तो यहाँ पे आएगा बराबर फिर इक्वेशन K1 T1 डिवाइडेड बाई MV1 गामा W1 इंटू D1² इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी CV2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आएगा K2 T2 तो अपना ही है डिवाइडेड बाई MV2 गामा W2 एंड D2²। तो ये आपको एक इक्वेशन मिली जो यूज होती है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों में वाटर है तो यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है यूनिट वेट तो सेम होगा, गामा W1 होगा बराबर फिर गामा W2 को, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये यूज होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसोलिडेशन सेटलमेंट। जो ही सॉइल मास में कंसोलिडेशन होती है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, तो वहां पे सॉइल मास में सेटलमेंट होती है। ठीक है, अब वो सेटलमेंट जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इमीडिएट सेटलमेंट, दूसरा होता है प्राइमरी सेटलमेंट और तीसरा होता है सेकेंडरी सेटलमेंट। इमीडिएट सेटलमेंट होता है इमीडिएट कंसोलिडेशन का कंपोनेंट, प्राइमरी सेटलमेंट होता है बिकॉज ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, और सेकेंडरी सेटलमेंट होती है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो टोटल हम कह सकते हैं जो टोटल सेटलमेंट है दैट विल बी इक्वल टू इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी सेटलमेंट प्लस सेकेंडरी सेटलमेंट। अब हम देखेंगे पहले इमीडिएट सेटलमेंट। अब इमीडिएट सेटलमेंट होती है एट द स्टार्ट, जो ही आपने एक सॉइल मास पे लोड डाला तो वहां पे इमीडिएट सेटलमेंट स्टार्ट होगी। ये इमीडिएट सेटलमेंट होती है बिकॉज ऑफ स्क्वीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वॉइड्स एंड सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, ये इमीडिएट सेटलमेंट होती है जो सॉइल पार्टिकल्स है उनमें थोड़ी सी स्क्वीजिंग होती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनमें से भी थोड़ी सी स्क्वीजिंग होती है, जिस वजह से क्या होती है थोड़ी सी सेटलमेंट होती है। उसको हम कहते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। ये हम रिकवर कर सकते हैं वापस अगर हम लोड को वापस उठाएंगे।
इसीलिए इस इमीडिएट सेटलमेंट को हम कहते हैं इलास्टिक सेटलमेंट भी। हाँ, अगर हम लोड को कंटिन्यू करेंगे उस लोड को, तो वहां पे फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इमीडिएट सेटलमेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज SI इज इक्वल टू QID इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ES। ठीक है, वेयर SI इज द इमीडिएट सेटलमेंट या इलास्टिक सेटलमेंट इसको हम कहते हैं। Q क्या है? Q इज द प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, जो फाउंडेशन जो है उसके बेस पे जो प्रेशर है दैट इज Q। I इज नोन एज इन्फ्लुएंस फैक्टर या शेप फैक्टर। ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ विड्थ बाय लेंथ ऑफ द फुटिंग। ठीक है, मैंने कहा I जो है ये इसको हम इन्फ्लुएंस फैक्टर कहते हैं या शेप फैक्टर कहते हैं। ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फुटिंग बाय लेंथ ऑफ द फुटिंग। इसके अलावा B इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग एंड म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो। और इस पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू जो है लाई करता है बिटवीन 0.3 टू 0.45। और इसके अलावा ES, व्हाट इज ES? ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। म्यू भी क्या है? म्यू है पॉइजन्स रेशियो ऑफ द सॉइल। और ES क्या है? ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट या सिंपली प्राइमरी सेटलमेंट विच इज डिनोटेड बाय SP। ये होती है बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। ठीक है, इन ए सैचुरेटेड सॉइल मास अंडर द कंटिन्यूअस स्टैटिक स्टडी लोड। ये होती है बिकॉज ऑफ द जो वाटर बाहर निकलता है वॉइड से, तो उस वजह से जो सेटलमेंट होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। अब जब सॉइल वॉइड्स में से पानी बाहर निकलता है तो सॉइल मास का वॉल्यूम कम होता है, और जब सॉइल मास का वॉल्यूम कम होता है तो सॉइल में जो वॉइड्स है उनका वॉल्यूम भी क्या होता है? कम होता है। अगर हम मानेंगे, मान लो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट वाज V0। ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्राइमरी कंसोलिडेशन लेट्स assume its volume is V1। ठीक है, मान लो पहले सॉइल मास का वॉल्यूम एट द स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन V0 था, अब V1 है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया? चेंज इन वॉल्यूम आया V0 माइनस V1। ठीक है, अब जब सॉइल मास में वॉल्यूम कम होता है तो एक्चुअली किसका वॉल्यूम कम होता है? आपको पता है, मैं कह रहा हूं जब एक सॉइल मास में वॉल्यूम कम होता है तो वो एक्चुअली किसका वॉल्यूम कम होता है? गौर से देखना। सॉइल मास में क्या है? एक तो है सॉइल पार्टिकल्स है और वाटर है। ठीक है, अब वाटर चला गया तो कुछ वॉइड्स रह गई। अब सॉइल पार्टिकल सॉइल में वो इनकम्प्रेसिबल है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो है, इनकम्प्रेसिबल है ऑलमोस्ट। तो जो सॉइल मास में वॉल्यूम कम हो गया वो एक्चुअली वॉल्यूम कम हुआ है वॉइड्स का, जिनसे पानी बाहर निकला है। गौर से सुनना, जो सॉइल मास में वॉल्यूम कम हुआ वो एक्चुअली वॉल्यूम कम हुआ है वॉइड्स का, जिनसे पानी बाहर निकला है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है डेल्टा V, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम इन द वॉइड्स। ठीक है, जो भी चेंज इन सॉइल मास है, जो भी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है, दैट इज एक्चुअली द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जितना वॉइड्स का वॉल्यूम कम हुआ है उतना ही सॉइल मास का वॉल्यूम कम हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V। ठीक है, अब आपको पता है एक इक्वेशन आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू V टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। अगर हम यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम की बात करें, Vs इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, V इज द टोटल वॉल्यूम। अगर हम इनिशियल वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे V0 आएगा और वॉइड रेशियो भी इनिशियल आएगा, दैट विल बी E0। ठीक है,
तो वी नॉट किसके बराबर आएगा, वी एस इंटू 1 प्लस ई नॉट। इसको हम रखेंगे इक्वेशन, इसको हम रखेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है, यहां पे हम देखेंगे अब डेल्टा वी वी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वो है बराबर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। अब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि कांस्टेंट रहता है मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन हाइट थिकनेस। ठीक है, मैंने कहा जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम लिख सकते हैं एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन हाइट, क्योंकि हाइट ही चेंज होती है सॉइल सैंपल की। तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय टोटल इनिशियल वॉल्यूम। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है तो यहां पे हमें मिलेगा डेल्टा वी वी डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू ए डेल्टा एच डिवाइडेड बाई वी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो वी नॉट है इसको हम लिख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे जो वी नॉट है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हम लिखेंगे वी एस इंटू 1 प्लस ई नॉट। तो हमें मिलेगा विच इम्प्लाइज डेल्टा वी वी इज इक्वल टू वी एस इंटू 1 प्लस ई नॉट इज इक्वल टू ए डेल्टा एच डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे वी नॉट है इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल हाइट एच नॉट, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल हाइट। अब यहाँ पे एरिया और एरिया कैंसिल होगा। अब यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पे है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, दैट इज चेंज इन वॉइड रेशियो। वो आएगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच नॉट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेल्टा एच आएगा हमें बराबर डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट। तो ये हमें मिली चेंज इन हाइट की फॉर्मूला, इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे सेटलमेंट की फॉर्मूला, क्योंकि सेटलमेंट में क्या होती है, कंसोलिडेशन में क्या होती है, हाइट ही चेंज होती है, थिकनेस ही चेंज होती है। अब कितनी चेंज हो गई वो हमें ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से पता चलेगा। इस इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इस इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड। अब यहां पे हमें कुछ केसेस है। पहला केस है व्हेन चेंज इन वाइड रेशियो इज गिवन, व्हेन चेंज इन वाइड रेशियो इज गिवन, ठीक है, तब सेटलमेंट की फॉर्मूला सिंपली आएगी बराबर, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट की फॉर्मूला आएगी सिंपली डेल्टा ई इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट। तो ये होगी सिंपल। अब दूसरा केस, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज इज गिवन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज इज गिवन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एमवी से हम डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एमवी आपको पता है वो होता है बराबर एवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट, वेयर एवी इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आपको पता है वो होता है बराबर चेंज इन वाइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। तो दैट मीन्स एमवी हमें आया बराबर डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा सिग्मा डैश इंटू 1 प्लस ई नॉट। तो दैट मीन्स डेल्टा ई किसके बराबर, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट
वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर mv इंटू डेल्टा सिग्मा डैश। अब अगर ये हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, अगर हम यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिला डेल्टा ई डिवाइड बाय ई नॉट, इसको हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 बाय ई नॉट की जगह हम लिखेंगे एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा डैश, और एच नॉट तो अपना ही है। तो ये हमें मिली दूसरी फॉर्मूला सेटलमेंट की, जब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज देके है। अब तीसरा केस है इसका, व्हेन द कंप्रेशन इंडेक्स इज गिवन। अब कंप्रेशन इंडेक्स आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब कंप्रेशन इंडेक्स आपको पता है वो होता है बराबर CC डेल्टा E डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10 इंटू सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा डैश, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू निकालें तो डेल्टा ई का वैल्यू हमें मिलेगा CC log टू द बेस 10 सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा डैश, ठीक है। अब यूज कर लो ये डेल्टा ई का वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो हमें सेटलमेंट मिलेगी डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक है, CC इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस 10 इंटू सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा डैश, where sigma dash is the effective stress and delta sigma dash is the change in effective stress। अब अगर सॉइल जो है ओवर कंसोलिडेटेड है और आपको पूछा गया है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की प्राइमरी सेटलमेंट निकालो, तब आपको फॉर्मूला से ही यही यूज करनी है, सेम यही फॉर्मूला यूज करनी है, एक्सेप्ट जो आपने यहाँ पे कंप्रेशन इंडेक्स यूज किया है वहां पे आपको रिकम्प्रेशन इंडेक्स यूज करना है CR, ठीक है। अगर आपके पास ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है तो सेम फॉर्मूला है सेटलमेंट की, एक्सेप्ट CC कंप्रेशन इंडेक्स की जगह जो है आपको यूज करना पड़ेगा रिकम्प्रेशन इंडेक्स CR, ठीक है। अब अगर आपके पास फिर से यही ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है सच दैट ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर जो है या ओवर कंसोलिडेशन स्ट्रेस जो है सिग्मा C, ठीक है, मान लो ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर जो है सिग्मा C डैश वो ज्यादा है, इस टाइम कितना प्रेशर है सिग्मा डैश से, ठीक है। मैंने कहा अब अगर आपको फिर से सॉइल जो है ओवर कंसोलिडेटेड है सच दैट जो ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर है सिग्मा C डैश वो ग्रेटर देन है इस टाइम जो स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा डैश से, ठीक है। बट जो ये ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर है सिग्मा C डैश ये कम है सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश से, ठीक है। अगर आपके पास ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में जो ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन सिग्मा डैश, इस टाइम जो प्रेशर आ रहा है, बट इट इज लेस देन सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश, तो उस केस में हमें सेटलमेंट जो है दो पार्ट्स में निकालनी है। पहले पार्ट में हमें सेटलमेंट निकालनी है फ्रॉम सिग्मा डैश टू सिग्मा C डैश, ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमें सेटलमेंट निकालनी है सिग्मा C डैश टू सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश। गौर से सही देख लेना, अगर आपके पास ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर जो है अगर आपके पास ओवर कंसोलिडेटेड है सच दैट सिग्मा C डैश इज ग्रेटर देन सिग्मा डैश और सिग्मा C डैश इज ग्रेटर देन सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश, तब आपको सिंपली यही फॉर्मूला यूज करनी है, सिर्फ CC की जगह आपको रिकम्प्रेशन इंडेक्स CR यूज करना है। बट अगर आपके पास ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है सच दैट सिग्मा C डैश ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर इज ग्रेटर देन सिग्मा डैश बट दिस ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर इज लेस देन सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश, तब आपको सेटलमेंट जो है दो पार्ट्स में निकालनी है। पहले पार्ट में हमें सेटलमेंट निकालनी है फ्रॉम सिग्मा डैश टू सिग्मा C डैश
और दूसरे पार्ट में हमें सेटलमेंट निकालनी है फ्रॉम सिग्मा सी डैश टू सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश। ठीक है, इस पार्ट में हमें रिकम्प्रेशन इंडेक्स यूज करना है और इस पार्ट में हमें सीधा कंप्रेशन इंडेक्स यूज करना है। ठीक है, तो टोटल सेटलमेंट क्या आएगी इन दिस केस, इस केस में टोटल सेटलमेंट किसके बराबर आएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू, तो पहले पार्ट ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे आएगा सी आर एच नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, ओवर कंसोलिडेशन प्रेशर कितना है, जो सबसे ज्यादा है सिग्मा सी डैश डिवाइड बाई सिग्मा डैश। ठीक है, प्लस सी सी एच नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू लॉग टू द बेस 10 इंटू सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा डैश। तो ये हमें मिलेगी फॉर्मूला इन दैट केस। अब तीसरा पार्ट है सेटलमेंट का, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट विच इज डिनोटेड बाय एससी, या हम इसको सिंपली कहते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट। ठीक है, ये होती है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ये होती है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, ये बहुत स्लो होती है और ग्रेनुलर सॉइल्स के लिए, सैंडी सॉइल्स के लिए ये नेग्लिजिबल होती है। अब हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी एस एच पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पी इंटू लॉग टू द 10, ठीक है, टी डिवाइडेड बाई टी पी। तो ये है फॉर्मूला फॉर सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। डेल्टा एच इज इक्वल टू सी एस एच पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पी इंटू लॉग टू द बेस 10 टी डिवाइडेड बाई टी पी। अब डेल्टा एच है सेटलमेंट, यहाँ पे सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है। सी एस, व्हाट इज सी एस? सी एस इज द सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स, सी एस इज द सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, व्हाट इज एच पी? HP is the thickness of the soil sample after primary consolidation. Thickness of the soil sample after primary consolidation. जब soil में primary consolidation होती है उसके बाद soil sample की height क्या है, वही होती है HP. What is EP? EP is the void ratio of the soil sample after primary consolidation. जब soil में primary consolidation complete होती है उसके बाद उस टाइम पे जो soil में void ratio होता है that is EP. उसके बाद TP, what is TP? TP is the time required for primary consolidation. Primary consolidation complete होने में कितना टाइम लगता है, that is TP. And what is T? What T is the time at which the secondary consolidation settlement is calculated. T वो टाइम है जिस पे हम secondary consolidation settlement निकालते हैं after primary consolidation. Means ये टाइम टी हम स्टार्ट करते हैं जब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो ईपी को हम ले सकते हैं, ईपी को हम ले सकते हैं ई नॉट। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज द इनिशियल वॉइड रेशियो, लेकिन कब? जब हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। इसी तरह एचपी को हम ले सकते हैं एच नॉट। व्हाट इज एच नॉट? एच नॉट इज द इनिशियल हाइट ऑफ द सॉइल सैंपल। तो जो टोटल सेटलमेंट है वो आपको मैंने दिखाया, वो होती है बराबर इनिशियल सेटलमेंट या इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्लस सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। और मैंने आपको तीनों ही दिखाए, हम तीनों सेटलमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह ये सारा क्लियर होगा न्यूमेरिकल्स में।